गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग क्लास। तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे थे क्लास 10, सब्जेक्ट आपको पता है प्रदीप सर आपको क्या पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, ठीक है। और हमारा टॉपिक चल रहा था मूलकों से यौगिकों का निर्माण, ठीक है। लास्ट क्लास जो थी जिसमें हमने क्या किया, 1 से 20 तक जितने भी हमारे तत्व हैं आवर्त सारणी में, उनके हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे बढ़ते हैं, हमने आपको सिखाया, ठीक। इसके बाद कुछ पॉजिटिव चार्ज और कुछ नेगेटिव चार्ज यानी हमने मूलक देखे, यानी कुछ धनायन मूलक और कुछ ऋणायन मूलक, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, मूलकों से यौगिकों का निर्माण, ठीक है। आज की क्लास वही बच्चा समझ सकता है जिसको 1 से 10 तक क्या है, 1 से 20 तक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो, ठीक। उसके बाद उसको पॉजिटिव चार्ज याद हो और नेगेटिव चार्ज याद हो, उसी के बाद वो क्या कर पाएगा, मूलकों से यौगिकों का निर्माण ही कर पाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे ताकि वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कुछ जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो हम पहले देखेंगे। जैसे स्टूडेंट हम कुछ रीजन है, कुछ चीजों के जो रीजन है वो आप देखिए कि हमारे पास है एक आयन होता है सोडियम प्लस, ठीक है, एक होता है मैग्नीशियम 2 प्लस, एक होता है हमारे पास एल्यूमिनियम 3 प्लस, ठीक है। अब आप देखिए एक चीज आपको तीनों में क्या है अलग दिख रही होगी कि यहाँ पर क्या है +1 है, यहाँ पर +2 है और यहाँ पर +3 है, ठीक है। यानी सोडियम तत्व ने +1 क्यों बनाया, मैग्नीशियम ने +2 ही क्यों बनाया और एल्यूमिनियम ने +3 ही क्यों बनाया, इन सब के रीजन क्या है वो हम देखते हैं। किसी भी तत्व का रीजन जानने के लिए आपको याद होना चाहिए उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1, इसके बाद इसका 1s2 2s2 2p6 3s2, इसके बाद 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, ठीक है। हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास 3 दिए हुए हैं हमने क्या किया, इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख दिया, ठीक है। अब एक चीज आप समझिए कि यहाँ पर s कक्षक और यहाँ पर p कक्षक, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी है, जो आप बड़ी क्लास के अंदर जाके समझोगे, वो मैं आपको यही समझा देता हूँ कि कोई भी परमाणु है या कोई भी तत्व है अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखकर क्या हो जाता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। क्या कर लेता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, ठीक है। ये इसकी क्या होती है, हर परमाणु की क्या होती है, नेचर होती है। तो आगे समझिए कि यहाँ पर क्या हुआ, 2s और 2p, देखिए 2 और 6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी सोडियम के बाह्यतम कोश पे 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखिए आपके पास क्या है, 3p है, इसमें यहाँ पर 1 और यहाँ पर 7, यानी इस कोश को, पूरी बाह्यतम कोश को पूरा करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लेने होंगे, ठीक है। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन तो ले नहीं सकता, क्या कर सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर +1 चार्ज आता है, यानी पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, ओनली पॉजिटिव चार्ज आता है। अब इसने क्या किया, केवल 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग किया, तो इस पर क्या आया, +1 आया, ठीक है। इसी प्रकार आपके पास मैग्नीशियम आयन है, मैग्नीशियम आयन के पास आप देखिए ये बाह्यतम कोश इसका पूरा हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 3p है, अब देखिए यहाँ पे 3s2 3p में 6, यानी इसके बाह्यतम कोश में इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लेने होंगे, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग तो इस पे क्या आएगा, 2+ आएगा, ठीक है। इसको समझिए आप, एल्यूमिनियम 3+, ठीक है। हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। मान लीजिए इसका बाह्यतम कोश नहीं ये हुआ तो इसमें क्या चाहिए, इसको, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते तो क्या करता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग कर एल्यूमिनियम 3+ अपना स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, ठीक है। यानी मैंने तीनों का रीजन दे दिया कि इसने +1 क्यों दर्शाया, इसने +2 क्यों दर्शाया, इसने +3 क्यों दर्शाया, ठीक है। अब आगे हम समझते हैं Cl- क्लोराइड में माइनस क्यों दर्शाता है, ठीक है। उसका रीजन भी हमारे पास 1s2 2s2 2p6
3s2 और ये 3p5। अब देखिए इसका बाह्यतम कोश ये ना होकर ये मान लीजिए आप, ठीक है। तो इसको क्या है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इस पर क्या जाता है, -1 चार्ज आ जाता है। तो मैंने बता दिया कि आपको यहाँ पर सोडियम +1 को दर्शाता है, मैग्नीशियम +2 को दर्शाता है, एल्यूमिनियम +3 को दर्शाता है और क्लोराइड -1 को दर्शाता है। रीजन यही है कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन यदि पूरे हैं तो इसके पास यदि 1 2 3 ज्यादा है तो क्या करता है, फ्री करता है, और उसको कमी है तो क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। यानी मेन रीजन है बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम मूलकों से यौगिकों का निर्माण। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं मूलकों से यौगिकों का निर्माण, ठीक है। मूलकों से यौगिक का निर्माण में हमारे पास एक नॉर्मल नाम आता है कि सोडियम क्लोराइड। क्या बोला गया हमें, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र लिखिए, ठीक है। अब आप देखिए मैंने आपको बताया था कि सोडियम आपके पास मूलक में क्या होता है, Na+ होता है, ठीक है। मैंने आपके पास मूलक में लिखा दिया, और क्लोराइड आपके पास होता है Cl-, ठीक है। यानी सोडियम Na+, क्लोराइड Cl-। इतना सा दिमाग लगाना है कि जो यहाँ पर आवेश है या जितना नंबर यहाँ पर है -1 और यहाँ पे +1, ये वाला उठकर इसके पैरों में और ये वाला उठकर इसके पैरों में, यानी यहाँ पर +1 है या -1 है तो यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 को लिखा नहीं जाता, ठीक है। इसके बाद यहाँ भी क्या है, 1 है तो यहाँ पर Cl के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बनेगा, NaCl, ठीक है। एक एग्जांपल ये समझ लीजिए आप। दूसरा आपके पास देखिए कि आपको दिया गया सोडियम कार्बोनेट, नाम दिया गया सोडियम कार्बोनेट। तो आपके पास सोडियम होता है Na+, कार्बोनेट होता है CO3 2-, ठीक है। तो यहाँ का क्या है, 1 है, तो ये 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पर, यानी 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। और ये वाला जो 2 है वो कहाँ आएगा, इसके पैरों में, यानी Na2CO3। ये क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा। आगे आप देखिए कि आपको दिया गया हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या दिया गया आपको, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाम दिया गया आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन आपके पास होता है H+ और परऑक्साइड होता है O2 2-, ठीक है। यानी यहाँ का 1 कहाँ जाएगा, यहाँ का 1 इसके पैरों में, लिखा नहीं है, यानी 1 क्या है, लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वाला 2 का आएगा यहाँ पर, यानी H2 और O2। इसके रासायनिक जो है नाम लिखे हुए हैं, इनके रासायनिक सूत्र आपको बनाने हैं। पहले मैं बनाना सिखा रहा हूँ आपको, फिर आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है यदि आपको समझ में आया है, क्योंकि आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज याद है तो ये आप क्या होगा, बना पाओगे, ठीक है। तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास यहाँ पर ये होता है सोडियम Na+ हाइड्रोक्साइड OH-, यानी 1 हो तो आपस में कैंसिल भी कर दो, लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो आप NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, NaOH। पोटेशियम क्लोराइड का आपके पास K+ और क्लोराइड यानी Cl-, यानी आप इसको डायरेक्ट लिख दो KCl, यानी +1। यहाँ पर दोनों आवेश क्या हो, यदि सेम हो तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। जिंक क्लोराइड, जिंक आपके पास होता है Zn2+, क्लोराइड यानी Cl-, ये यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2, ये वाला 2 उठकर इसके पैरों पर और ये वाला 1 यहाँ पर, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास ये बन जाएगा ZnCl2, क्योंकि ये 2 उठकर कहाँ आएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। लिथियम क्लोराइड, आपके पास लिथियम होता है Li+, ठीक है, Li+, और आपके पास होता है क्लोराइड यानी Cl-, तो यहाँ पर +1 यहाँ -1, ठीक है। तो आपस में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं LiCl, ये लिथियम क्लोराइड। इसके बाद आपके पास होता है फेरस सल्फेट, यानी फेरस आपके पास होता है Fe2+, सल्फेट होता है SO4 2-, यहाँ पे +2 या -2 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, डायरेक्ट FeSO4, ठीक है। यानी देखिए आप एक चीज समझिए, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए +2 और यहाँ पर कितना है, -2, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस 2 को इधर
और इस 2 को इधर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बस इतना सा रखना है, जब संख्या अलग अलग हो, यहाँ +1 हो या 2 हो, अलग अलग हो, तब आपको एक दूसरे के पैरों में ले जाना है। लेकिन यदि समान हो, जैसे +1 +2 हो, +3 हो, तो आपको क्या है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, FeSO4 फेरस सल्फेट। और एग्जाम्पल है जो हम देखते हैं, ये एग्जाम्पल जो है थोड़ा बोर्ड नीचे वीडियो में नहीं आ रहा था, इस वजह से मैं आपको फिर से बताता हूँ। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम आपके पास होता है Mg2+, ऑक्साइड O2-। एक बात ध्यान रखना, यदि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में समान है तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और कंपाउंड डायरेक्ट बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यदि डिफरेंट है तो एक दूसरे के पैरों में चले जाता है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस आपके पास होता है Hg2 और 2+, क्लोराइड आपके पास Cl-। अब इसमें क्या है, -1 और इस पे +2। ठीक है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके पैरों में, और 1 को लिखने की जरूरत है नहीं, यानी Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड का। मर्क्यूरिक आपके पास क्या होता है, Hg2+। मर्क्यूरस आपके पास, मर्क्यूरिक आपके पास क्या होता है, Hg2+, और क्लोराइड आपके पास Cl-। तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके पैरों में, और एक को लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो HgCl2 ये हो जाएगा आपके पास मर्क्यूरिक क्लोराइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम आपके पास होता है Ba2+, हाइड्रोक्साइड OH-। ठीक है, अब OH- है तो इसको लिखने का तरीका आप देखिए, ये Ba ऐसे का ऐसा, ये 1 यहाँ पर, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, OH का आप होल ट्राइस लिख के यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यानी बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम आपके पास 2+, ऑक्साइड आपके पास 2-। तो ये आपस में क्या है, समान चार्ज है, यहाँ +2 यहाँ -2, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास CaO बन जाएगा। ठीक है, यानी 4 पहले में लिखा दिया और 4 ये भी, 5 पहले और 5 भी, तो ये कितने हो गए, 10 हो गए। और मैग्नीशियम ऑक्साइड रिपीट हुआ तो 9 मान लीजिए, यानी 9 कंपाउंड मैंने दिखा दिए आपको, सिखा दिए। बाकी आगे कुछ और कंपाउंड है जो हम देखते हैं, और बाकी कुछ बच जाते हैं तो आपको खुद क्या करना है, अपने आप ही बनाने की कोशिश करनी है। और यदि आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज याद है, और मैंने बताया कि यदि समान आवेश है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यदि डिफरेंट आवेश है तो ये इसके पैरों में, पॉजिटिव का तो नेगेटिव के पैरों में, और नेगेटिव का पॉजिटिव के पैरों में होगा। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज याद करने बहुत जरूरी है, ये मैंने आपसे इसलिए बोला था। ओके, तो आगे हम देखते हैं फ्रेंड, आगे और कंपाउंड है जो हम देखते हैं। जैसे हमारे पास कंपाउंड दिया सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर आपके पास होता है Ag+, और नाइट्रेट मैंने लिखाया नहीं था, आप लिख लीजिए, रेनाइन में नाइट्रेट होता है NO3-। तो यहाँ +1 और यहाँ -1, तो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी आपके पास बनेगा सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3। ठीक है, इसके बाद सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आपके पास Ag+, आयोडाइड आपके पास I-, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बनेगा, Agi सिल्वर आयोडाइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड आपके पास, एल्यूमिनियम 3+ होता है, क्लोराइड आपके पास -1 होता है, तो -1 है, यानी यहाँ पर क्या है, 1, ये 1 उठकर कहाँ आएगा, यहाँ पर, लेकिन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ये 3 उठकर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, यानी क्या बनेगा, AlCl3, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड आप देखिए, अमोनियम आपके पास NH4+, क्लोराइड आपके पास Cl-, यहाँ +1 या -1, तो आपस में कैंसिल, यानी क्या बनेगा, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे आप संगमरमर का पत्थर भी बोलते हैं, कैल्शियम आपके पास Ca2+, कार्बन आपके पास CO3 2-, ये +2 या -2, ये आपस में कैंसिल, तो आपके पास बनेगा CaCO3-, CaCO3-। ये कम से कम 15 कंपाउंड मैंने लिखा दिए, बाकी और कंपाउंड जितने भी बने धनायन ऋणायन से, वो आपको खुद को लिखने हैं और उनको क्या करना है, लर्न करना है। लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों याद है, तो आप क्रिस क्रॉस विधि लगाकर क्या कर सकते हैं, आसानी से कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट आपको इस विधि के अंदर ध्यान रखना है, वो ये है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज समान है तो आपस में कैंसिल होंगे, यदि समान नहीं है तो पॉजिटिव का जो आवेश है, जितना नंबर है, वो चला जाएगा नेगेटिव के पैरों में, और नेगेटिव का उठकर कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पैरों में, जिससे क्या हो जाएगा, आपका मूलकों से यौगिकों का निर्माण, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम अब स्टार्ट करते हैं आज हमारी जो क्लास है। तो स्टूडेंट, फाइनली हम स्टार्ट करते हैं हमारी बुक का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन एंड कैटलिस्ट, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको समझने से पहले आपको एक चीज है वो समझनी होगी
जिसका बुक में आपको सबसे पहले टॉपिक दिया हुआ है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, यानी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है, यानी भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसको आपको समझना होगा, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले, ठीक है। अब आप आ जाइए भौतिक पर। क्या है भौतिक? यानी भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, किसी पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं आप जानते हो, द्रव, ठोस व गैस। क्या होती है? द्रव, ठोस व गैस, ठीक है, यानी किसी पदार्थ की 3 भौतिक अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, ये आप समझ लीजिए। अब इसी से आपको आंसर मिल जाएगा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। आप देखिए कि आपके पास है ठोस, बर्फ है, ठीक है, या आपके पास, सॉरी एक बार देखिए दोबारा, आपके पास दिया हुआ है बर्फ। क्या दी हुई है? बर्फ। इसकी अवस्था क्या होती है? ठोस, लेकिन अणुसूत्र क्या होता है इसका? वही H2, ठीक है। अब क्या किया आपने इसको, जब क्या किया, गर्म किया, ठीक है, आपने जब इसको किया गर्म किया तो ये क्या बन गया? पानी बन गया, यानी जल अवस्था, यानी यहाँ पर आपके पास ये जल अवस्था में चला गया, यानी द्रव अवस्था में चला गया, ठीक है। लेकिन अणुसूत्र क्या है? वही है, सेम H2O। जब इसे आपने पानी को भी गर्म किया, ठीक है, ये गर्म करने का चिन्ह है, ठीक है, यानी यहाँ पर आप एक त्रिभुज बना दीजिए। इसका मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में? या गर्म करना होता है, ठीक है। तो आप इसको गर्म करोगे तो यहाँ पर वही होगा, गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? गैस। लेकिन अणुसूत्र क्या होगा? वही होगा। और अवस्था किसी जाएगी? गैस अवस्था आ जाएगी, ठीक है, यानी गैस या वाष्प बन जाएगी, ठीक है। अब आप देखिए कि आपने जब बर्फ को किया गर्म किया तो पानी बना, पानी को गर्म किया तो क्या बनी? वाष्प बनी, यानी ठोस अवस्था से पदार्थ कहाँ चला गया? द्रव अवस्था में, द्रव से कहाँ चला गया? गैस अवस्था में, ठीक है। अब क्या हुआ, इस गैस को जब ठंडा करोगे तो ये कहाँ गया? वापस पानी में, यानी यहाँ पर आप लिख देना हमने क्या किया, इसको ठंडा किया। इसको जब इधर ठंडा करोगे तो ये वापस क्या बन जाएगी? बर्फ बन जाएगी, यानी पदार्थ वही है, लेकिन क्या हुआ, ठोस से द्रव में चला गया, द्रव से गैस में चला गया, यानी क्या हुआ, केवल पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है उसे क्या बोला जाता है? भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। समझ गए आप कि हमने क्या किया, बर्फ को जब गर्म किया तो पानी बना, पानी को जब गर्म किया तो गैस या वाष्प बनी, ठीक है। वाष्प की अवस्था कौन सी होती है? गैस। यानी क्या हुआ, पदार्थ हमारे पास वही है, H2O, 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 यानी हमारे पास जल ही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, इस कारण इस परिवर्तन को क्या बोला जाता है? भौतिक परिवर्तन बोला जाता है, ठीक है। अब आप देखिए इसके भौतिक परिवर्तन के गुण क्या क्या है, वो आप देखिए कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। किसमें होता है? पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। गंध में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? पदार्थ की गंध में परिवर्तन होता है। और इसके बाद पदार्थ के जो रंग है इसमें भी क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। यानी पदार्थ की अवस्था, गंध और रंग में क्या होता है? परिवर्तन हो सकता है भौतिक परिवर्तन के अंदर, ठीक है। दूसरा आप देखिए, अब क्या हुआ, हमने क्या किया, एक उत्पाद से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से वापस दूसरा, दूसरे से वापस पहला, मतलब हमें क्या होता है, उत्पाद से वापस क्या है, क्रिया कारक प्राप्त हो जाता है। यानी हमें पुनः वही चीज प्राप्त हो सकती है, ठीक है। यानी उत्पाद से क्या हो जाता है, क्रिया कारक प्राप्त हो जाता है। यानी हमने जो चीज से चेंज किया वही चीज हमें वापस प्राप्त हो जाती है। अब उत्पाद और क्रिया कारक क्या होते हैं वो आप समझिए। अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं, जैसे मान लो आपके पास है H2 प्लस O2, इन्होंने भाग लिया और क्या बनाया, H2O। तो ये क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाला है क्रिया कारक, जो क्रिया करते हैं, और जो बनता है उसे बोला जाता है उत्पाद या क्रियाफल। क्या बोला जाता है? उत्पाद या क्रियाफल, ठीक है। यानी क्या हुआ, पदार्थ यानी उत्पाद से वापस क्रिया कारक प्राप्त किया जा सकता है, यानी वही पदार्थ वापस प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा, ये जो प्रक्रम है भौतिक परिवर्तन, ये होता है उत्क्रमणीय। कैसा होता है बच्चों? उत्क्रमणीय। यानी क्या होता है, ये आगे दिशा में भी जा सकता है और पश्चिम दिशा में। यानी देखिए, आप बर्फ से आपने पानी बनाया तो ये देखिए एक तीर चला गया, और जब पानी से आपने क्या बनाया, वापस बर्फ बना दिया, यानी दोनों दिशाओं में क्या है, ये अभिक्रिया हो रही है।
तो जब दोनों दिशाओं में होती है तो उसे क्या बोला जाता है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। क्या बोला जाता है उसे, उत्क्रमणीय प्रक्रम। ठीक है। और तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, भौतिक परिवर्तन यानी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसके गुण क्या क्या है, गुण आप देखिए कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, गंध चेंज हो सकती है और रंग चेंज हो सकता है। ठीक है, पहला गुण ये। दूसरा गुण ये है कि उत्पाद से क्रियाकारक, उत्पाद और क्रियाकारक होते हैं, मैंने समझा दिया कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक या क्रियाकारक बोला जाता है, और जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, हमने बोला ये उत्क्रमण होता है, उत्क्रमण यानी दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बोला कि इससे वही उत्पाद यानी प्राप्त किया जा सकता है जो हमने चेंज किया है। जैसे मान लो बर्फ से पानी है, तो पानी से वापस क्या हुआ, बर्फ प्राप्त किया जा सकता है, यानी इसमें नया उत्पाद नहीं बनता। ठीक है, ये मैंने आपको 4 पॉइंट लिखा है। अब हम लिखते हैं नोट्स में कैसे लिखना है आगे, वो देखिए आप। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आपको जो लिखना है वो लिखिए भौतिक परिवर्तन। आप डेफिनेशन लिखिए, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में नहीं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण आपके पास शक्कर का पानी में विलयन, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है। और इसको समझ लीजिए आप कि बर्फ का क्या हुआ, जब हमने गर्म किया तो जल बना, जल को गर्म किया तो क्या बनी, वाष्प बनी। यानी क्या हुआ, केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन हुआ, उसे क्या बोला जाता है, भौतिक परिवर्तन बोला जाता है। यहाँ तक आप इसको नोट्स के अंदर लिख लीजिए। इसके बाद हम लिखते हैं भौतिक परिवर्तन के गुण क्या क्या होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट आप देखिए भौतिक परिवर्तन के जो गुण है मैंने लिखा दिया पॉइंट वाइज, आप नोट्स में लिख लीजिए। एक बार मैं बोल देता हूँ, पदार्थ की केवल ऐसा परिवर्तन से पदार्थ की केवल भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, रंग, गंध में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यह भौतिक परिवर्तन का पहला गुण है। दूसरा लिखा हुआ है यह उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय यानी आपने अभिकारक से क्या बनाया, उत्पाद, और उत्पाद से वापस अभिकारक बन सकता है, बन जाता है मतलब। ठीक है, इसके बाद आप देखिए यह एक अस्थायी होता है। अस्थायी यानी आप देखिए आपने अभिकारक से क्या बनाया, उत्पाद बनाया, और उत्पाद से वापस क्या हो गया, अभिकारक बन गया, यानी पूर्ण रूप से स्थायी नहीं है। अगर उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता तो ये क्या होता है, स्थायी होता। ठीक, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। आपने देखा कि यहाँ पर क्या था, हमारे पास बर्फ थी, बर्फ से क्या बना, जल बना, और जल से क्या हुआ, वापस गैस बनी। यानी क्या हुआ, टोटल क्या है हमारे पास, H2 ऑलमोस्ट चल रहा है। कोई नया पदार्थ बना था क्या, नहीं बना। तो ये हमने क्या लिख दिया कि नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। आगे लिखा हुआ है प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। हमने देखा था कि हमने क्या किया, बर्फ से जब जल बना था तो जल से वापस बर्फ बन जाती है। तो इसका हमने क्या लिख दिया पॉइंट में, प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। तो मैंने 5 पॉइंट लिख दिए हैं, भौतिक परिवर्तन की परिभाषा लिख दी है और गुण भी लिख दिए हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन के गुण। ओके, अब हम समझते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का सीधा सा एग्जाम्पल है कि रासायनिक गुणों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। रासायनिक गुण क्या होते हैं, अब आप समझिए कि हमारे पास है दूध। ठीक है, आपकी मम्मी ने घर पे कभी किया हो कि दूध में थोड़ा सा दही डाल के रात को रख दिया और अगले दिन क्या बन जाता है, वो दही बन जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, यानी रासायनिक गुणों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। दूध से क्या बन गया, दही बन गया। अब आप देखिए दूध कैसा होता है, फीका होता है। कैसा होता है, दूध स्वाद में फीका होता है। ठीक है, और दही कैसा हो जाता है, खट्टा। यानी आप देखिए स्वाद में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। आपने 1 किलो दूध लिया, कितना लिया यहाँ पर, 1 किलो दूध, लेकिन आपके पास ये बना मान लीजिए 500 ग्राम, यानी आधा किलो ही क्या बना, दही बना। यानी मात्रा में भी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। समझिए एक बात कि आपके केवल रासायनिक गुण, यानी आपके पास रासायनिक गुण आपके पास हो सकता है स्वाद और मात्रा। स्वाद और मात्रा में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, उसी को क्या बोलता है, रासायनिक परिवर्तन बोला जाता है। और रासायनिक परिवर्तन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास ये है कि दूध से क्या बन जाता है, दही बन जाता है। ठीक है, और जो आपने भौतिक परिवर्तन में गुण लिखे उनके जस्ट अपोजिट गुणधर्म आपको इसके अंदर लिखने हैं। यानी आपको एक याद है तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी भाषा लिखिए, रासायनिक परिवर्तन यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों तथा संगठन में परिवर्तन। संगठन यानी मात्रा, रासायनिक गुण यानी स्वाद हो सकता है। एक एग्जांपल समझिए कि आप स्वाद ही चेंज हो गया। ठीक है, तो आप देखिए ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों
तथा संगठन यानी पदार्थ की जो मात्रा में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे आपके पास दूध से क्या बना, दही बना, तो स्वाद भी चेंज हुआ। यहाँ 1 किलो था तो यहाँ कितना हो गया 500 ग्राम या उससे कम हो गया, मतलब 1 किलो से 1 ग्राम भी कम हुआ, तो मतलब मात्रा यानी संगठन में क्या हुई, कमी हुई है, यानी संगठन में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। ठीक है, इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास लोहे पर जंग लगना। क्या है, लोहे पर जंग लगना, वो भी किसका उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ओके, अब रासायनिक परिवर्तन के गुण क्या क्या है वो मैं आपको लिखवाता हूँ, आगे देखिए। आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक आप देखिए, वो दिया हुआ है रासायनिक परिवर्तन के गुण। नोट्स में आपको लिखना है कि मैंने आपको बताया था रासायनिक परिवर्तन में स्वाद और मात्रा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसका पहला गुणधर्म है जो रासायनिक परिवर्तन के अंदर होता है वो हमने इसके अंदर पूरा लिख दिया। ठीक, इसके बाद ये स्थायी होता है। स्थायी क्यों होता है उसको समझिए। आपने दूध से क्या बनाया, दही बनाया, दही से वापस दूध बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते, यानी ये एक प्रकार से क्या है, स्थायी हो चुका है, यानी दही से वापस दूध नहीं बन सकता। ठीक है, इसके बाद ये अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय यानी केवल एक दिशा में जाता है, यानी दूध से क्या बन गया, दही बन गया, और दही से वापस दूध यानी दूसरी दिशा में नहीं आ रहा, इसलिए क्या बोल रहे थे, अनुत्क्रमणीय यानी एक ही दिशा में क्या होता है, गति करता है। ठीक है, इसके बाद नया उत्पाद यानी पदार्थ प्राप्त होता है। दूध से क्या बना, दही बना, दूध से वापस दूध बना क्या, नहीं बना, यानी नया पदार्थ बना। ठीक है, और 5वां पॉइंट हमें दिया है प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया सकता, यानी दूध से दही, दही से दूध प्राप्त किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता। तो ये हमने क्या है, रासायनिक गुणधर्म के, रासायनिक परिवर्तन के गुण लिख लिए। ठीक है, होप करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बोल दीजिए कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, उसको मैं अगली वीडियो के अंदर वापस से समझा दूंगा। ठीक है, आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, लाइक करना है और दोस्तों को बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जो मैं बात आपको बोलता हूँ उसको आपको समझना है कि जो चीज याद करने को दी है उसको याद ही करना है, तब जाके आप क्लास के अंदर ही अच्छी तरह से परफॉर्मिंग कर पाओगे। और यदि याद नहीं करोगे तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। प्रदीप कुमार, राजस्थान।